Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. This is our part 4th of chapter 13 probability. Today in this video, we are going to discuss Bayes theorem. This is the most important topic or most important theorem of chapter 13 probability. एक लॉन्ग क्वेश्चन इस थ्योरम से रिलेटेड पक्का आता ही आता है, बहुत ज़्यादा ईजी है, बस कंसेप्ट को समझने की देरी है। इसकी जो स्टेटमेंट है वो कभी नहीं आपको आएगी, समझाने के लिए जस्ट आपको स्टेटमेंट बता रही हूँ। इफ़ E1 E2 E3 EN आपके पास कोई भी कितने भी इवेंट हो सकते हैं, मोर देन वन तो होंगे ही होंगे। वो क्या होंगे? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कौन से होते हैं? जिनकी इंटरसेक्शन 5 होती है, मतलब जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता। एग्जॉस्टिव इवेंट्स को होते हैं जिन सबकी यूनियन जो होती है वो सैम्पल स्पेस की इक्वल हो और जिन सब की इंटरसेक्शन जो है वो 5 हो, ऐसे होती है। ठीक है ना। यहाँ पे इवेंट कोई भी आ सकते हैं, यहाँ पे लिख लो ई के सोन। ठीक है ना। तो किस तरह से आपको इवेंट देते होंगे? एक इवेंट इस तरह से होगा जिसका क्या है, E1 E2 EN से रिलेशन बनता होगा। तो आपने किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के अकॉर्डिंग, ये एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एक्सटेंशन है। अब P E1/A मतलब आपका ए इवेंट अगर हो चुका है तो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इसमें जो वैल्यूज़ है आपने कुछ इस तरह से इसके फॉर्मूला यूज़ करनी है जिससे इवेंट के कोरस्पॉन्डिंग आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वो वाला पार्ट ऊपर रहेगा। बाकी जितने भी प्रोबेबिलिटी इवेंट के होंगे उन सब की एडिशन नीचे कर देंगे। ये फॉर्मूला आपको एज इट इज याद करने का। ट्रिक क्या है? जैसे हमने E1 की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। नीचे जितने भी आएंगे सेम है, सभी सेम इवेंट चेंज है, जैसे पहले E1 फिर E2 अप टू EN जितने भी इवेंट होंगे। इसकी ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे EI/A लिखा है। EI/A मतलब आपको कोई भी इवेंट बोल सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सिमिलरली जो यहाँ पे होगा वही सेम यहाँ पे होगा। अभी ये क्या बता रहा है कि अगर आपने ए इवेंट हो चुका है E1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? पहले E1 इवेंट को करो, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। E1 इवेंट हो चुका है, फिर जब E1 इवेंट हो गया और ए के होने के क्या चांस है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। उन दोनों की प्रोडक्ट कर दो, नीचे जितने भी इवेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशन प्रोबेबिलिटी होगी इनटू उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, वो मल्टीप्लाई करके एडिशन कर दो। I1 to N मतलब कितने भी इवेंट्स हो सकते हैं। नहीं समझा है? टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब देखिए, देयर आर 2 बैग्स 1 and 2। हमारे पास 2 बैग्स हैं, मतलब 2 इवेंट्स हैं, इनको इवेंट्स बोलते हैं। बैग 1 contains 4 white and 3 red balls, while another bag second contains 3 white and 7 red balls. One ball is drawn random from one of the bags। मतलब एक बॉल अपने निकालनी है फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स, किसी भी एक बैग में से, मतलब कोई भी बैग में से निकाल सकते हैं। एंड इट इज़ फाउंड टू बी वाइट। और क्या है, जब हमने निकाली तो देखी क्या है, वो वाइट कलर की बॉल है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि जो आपने वाइट कलर की बॉल निकाली है वो क्या है, फ्रॉम बैग 1 में से है। सबसे पहले आप ना ये एक हिंट याद रखो, इज फाउंड टू बी। जब भी आपको ये हिंट मिले ना, इज फाउंड टू बी मतलब यहाँ पे बेस थ्योरम अप्लाई होगी। ये सबसे पहले स्पेशल हिंट है इस क्वेश्चन का, इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन का। इज फाउंड टू बी यहाँ पे भी आपको मिले मतलब बेस थ्योरम अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे हम पहले इवेंट लिखेंगे। लेट दी इवेंट्स E1 E2 एंड A क्या होंगे हमारे पास? E1 क्या होगा? हमारे पास कितने बैग है? 2। तो E1 हम लिखेंगे, हमने एक बॉल ड्रॉ करना है ना, तो लिखेंगे जो बॉल हमने ड्रॉ करना है वो किस बैग में से है? फ्रॉम बैग 1। E2 इवेंट क्या लिखेंगे? जो हमने बॉल ड्रॉ करनी है वो किस बैग में से है? बैग 2। क्योंकि पहले हमने बॉल को ड्रॉ करना है तो वो फर्स्ट बैग में से हो सकती है, सेकंड बैग में से होती है। अब सेकंड क्या बोल रहे हैं? जो हमने बॉल ड्रॉ की है वो क्या निकली? वाइट। तो जो फाउंड टू बी के साथ होता है वो आपका ए एक्चुअल इवेंट होता है। तो हम लिखेंगे जो हमारी बॉल है वो क्या है? वाइट है। ठीक है, ये हमने लिख ली। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बैग 1 बैग 2। इसमें क्या है? 4 वाइट 3 रेड बॉल्स। और इसमें क्या है? 3 वाइट
7 रेड बॉल्स। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1। जो आपने बॉल निकाली है वो बैग 1 में से निकाली है, मतलब बॉल भी हमने वाइट निकाली है और निकाली भी बैग 1 में से है। तो ऐसे ऑलवेज क्या होगा, जब भी फाइंड करना है ए नीचे आएगा, तो मतलब हमने यहाँ पे जो फाइंड करना है वो E1/A है। मतलब हमने बॉल निकाली वाइट, ये वाइट बॉल निकल चुकी है ए, तो इसको नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में। फाइंड किसकी करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1। मैंने बोला जब भी फाइंड करना हो उसे हम, जैसे अगर आपकी ए कंडीशन बी प्रोबेबिलिटी है तो बी क्या, तो जो ओ में ऑलरेडी गिवन होता है, यहाँ पे गिवन है कि वाइट बॉल ड्रॉ होगी, तो बी यहाँ पे हमारा ए है। सेकंड जो फाइंड करनी होती है वो ऑलवेज हम ए लेते हैं, जो फाइंड करनी होती है। फाइंड यहाँ पे किसकी करनी है, बैग 1 की। बैग 1 मतलब E1, तो हमने E1 को ऊपर रखा है। इसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ईजी है। पहले हम वैल्यू निकाल देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। E1 मतलब अगर आप बॉल क्या है बैग 1 में से अगर रह रहे हो। अब याद रखिए एक चीज़ और, हाँ, जो भी आप बैग सेलेक्ट करोगे, बैग कितने हैं 2, उसमें से कितने बैग सेलेक्ट करने हैं, एक, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। चाहे आप फर्स्ट बैग सेलेक्ट करो चाहे आप सेकंड बैग सेलेक्ट करो। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस बोथ द बैग्स आर इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी 1 मतलब अगर आप बॉल फर्स्ट बैग में से निकालोगे तो फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/2। अगर आप बॉल सेकंड बैग में से निकालोगे तो भी 1/2। मतलब हमने बैग सेलेक्ट किया अभी जस्ट। ठीक है। अब सबसे पहले क्या आएगा, हमने बैग सेलेक्ट कर लिया ना, बैग सेलेक्ट करने के बाद वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर मेरा बैग सेलेक्ट हो चुका है मतलब E1 इवेंट हो गया, अब मैंने वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जो फाइंड करनी होती है वो ऊपर रखनी होती है। अब देखो बैग 1 में से वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 4/7, मतलब ऊपर 4 नीचे दोनों का टोटल 4/7। सिमिलरली हमने बैग सेलेक्ट कर लिया E2। अब E2 बैग कौन सा है सेकंड, इसमें से वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या की 3/10। फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इजी है, पहले जो फाइंड करना है वो लिख लो। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, जो फाइंड करना तो वही आता है। E1 अगर हो जाए तो A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब जितने भी इवेंट है ना उनको एज इट इज सभी नीचे को लिख दो। बस जो यहाँ पे होगा ना उसका उल्टा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे है कि अगर आपने वाइट बॉल निकाल ली तो बैग 1 में से निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। बट ये इवेंट हम कर लिया कि अगर मैंने बैग सेलेक्ट कर लिया फिर बैग में से वाइट बॉल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। तो ऊपर जिस इवेंट की बात करिए, अगर फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया तो यहाँ पे E1 आएगा, अगर सेकंड की बात की तो E2 आएगा। नीचे जितने भी इवेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बेस थ्योरम, फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज पुट की, कैंसिल आउट करके एलसीएम लेके आपका आंसर आ गया। ठीक है। अब हम 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे तब आपको इनका कंसेप्ट इजी समझ आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड इज लॉस्ट। जो हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड, उसमें से एक कार्ड क्या है गुम हो चुका है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द बैक, पीछे हमारे कितने रह गए 51 कार्ड्स, उसमें से हमने 3 कार्ड्स क्या किए रैंडमली ड्रॉ किए, 3 कार्ड्स निकाले विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब जब एक एक करके हम निकालते रहेंगे तो बाहर रखते जाएंगे, मतलब हमारे पास कम होते जाएंगे। एंड आर फाउंड टू बी ऑल स्पेड, देखो फाउंड टू बी आ गया मतलब बेस थ्योरम लगेगी, और जो फाउंड टू बी के साथ होता है वो हमारा ए इवेंट होता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड बीइंग ए स्पेड, जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी वो क्या होगी, जो हमारा एक पत्ता गायब हुआ है वो किसका गायब हुआ है स्पेड का। सबसे पहले अब देखो हमने क्या करना है, जो हमारा एक कार्ड मिस हुआ है लॉस हुआ है, हमें नहीं पता कि किसका हुआ है, क्या पता वो किसका भी हो सकता है। पहले हम इवेंट लिखेंगे लेट द इवेंट्स बी, क्या पता वो डायमंड का हो, स्पेड का हो, क्लब का हो या हर्ट का हो। हमने लिख लिए हमारे पास 4 इवेंट हो सकते हैं। जो कार्ड हमारा लॉस हुआ एक, वो डायमंड का भी सकता है, स्पेड का भी सकता है, क्लब का भी, हर्ट का भी। और जो मैंने बोला है फाउंड टू बी के पास होता है वो कौन होता है
ऑल स्पेड्स, मतलब जो 3 पत्ते हमने निकाले, तो 3 कार्ड्स निकाले, वो क्या होंगे? स्पेड्स। तो 3 स्पेड्स कार्ड आर ड्रॉन। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। देखो डायमंड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डायमंड की प्रोबेबिलिटी 13/52, मतलब सभी की सेम ही आएगी, क्योंकि जितने भी इक्वल सूट है वो इन सब में इक्वली कार्ड होते हैं। तो चाहे डायमंड में से निकालो, क्लब में से निकालो, हार्ट में से निकालो, सबकी प्रोबेबिलिटी 13/52, मतलब क्या आ जाएगी? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E1, E2, E3, E4, सबकी सेम प्रोबेबिलिटी कैंसिल करा के 1/4 आ जाएगी। ठीक है। अब A ओवर, पहले निकालते हैं A ओवर E1, मतलब E1 इवेंट हो चुका है। हमने क्या किया? जो हमारा कार्ड है वो है डायमंड का कार्ड है, जो लॉस हो चुका है। अब उसमें से हमने 3 कार्ड किसके निकालने हैं? स्पेड के। 3 कार्ड स्पेड्स के हैं। अब ध्यान दीजिए, E1 इवेंट क्या है? जो कार्ड हमारा गुम हुआ है वो डायमंड का है। ठीक है ना। अब पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स आफ्टर लॉस्ट 51। जब आपका लॉस हो गया, देखो E1 इवेंट हो चुका है, मतलब एक कार्ड डायमंड का लॉस हो गया, मतलब अब हमारे पास ये 51 क्या है? कार्ड्स है। 51 कार्ड में से सबसे पहला जो कार्ड निकलेगा वो कार्ड स्पेड का निकलेगा। ठीक है ना। अब देखो टोटल 51 कार्ड है, उसमें से क्या एक डायमंड कम हो गया, हमें उससे क्या लेना? हमने तो 3 स्पेड के पत्ते निकालने हैं ना, तो लग जाओ बस। पहले क्या आ जाएगा? 13/51, फिर इसको बाहर निकाल के रख दिया 12/50, फिर 11/49, फिर A ओवर E2। अब हमारा जो एक पत्ता हमने निकाला है वो किसका निकाला है? स्पेड का। मतलब पत्ते तो हमारे पास कार्ड सिर्फ 51 ही है, अब एक स्पेड भी निकल चुका है। देखो टोटल स्पेड्स कितने होते हैं? 13, उसमें से एक स्पेड निकल गया तो 12 रह गई। अब हमने जो 3 कार्ड निकालने हैं वो भी स्पेड के ही निकालने हैं, तो वो किस में से निकलेंगे? 12 में से निकलेंगे। तो पहले आएगा 12/51, 11/50, 10/49। इस बात को समझो, E2 इवेंट कब हो रहा है? जो लॉस्ट कार्ड आपका स्पेड का हुआ है, स्पेड मतलब एक स्पेड कम हो गया तो 12 रह गए। अब इस 12 में से 3 स्पेड निकालने हैं, तो पहले 12, 11, 10। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लॉस्ट कार्ड था वो डायमंड का था, मतलब हमारे पास 12 डायमंड रह चुके थे, बट हमने उससे लेना कि हमने तो निकालने तो 3 स्पेड कार्ड ही है ना, तो वो 13/51, 12/50, 11/49 आ जाएगा। सिमिलरली देखो, अगर मैं E3 लेती हूँ, E3 क्या है? हमारा क्लब का कार्ड, क्लब के 12 कार्ड्स रह चुके, इससे क्या लेना? निकालना तो हमने 3 स्पेड के कार्ड है, तो स्पेड से कुछ ही नहीं हुआ, कम हुआ तो क्लब का ही हुआ ना, क्लब से हमने क्या लेना? टोटल में फर्क जाएगा, बट स्पेड के स्पेड 13 वैसे ही पड़े हैं, तो 13/51, 12/50, 11/49। सिमिलरली E4 इवेंट क्या है? हार्ट का। हार्ट का एक कार्ड कम हुआ तो 12 हार्ट रह गए, उससे भी हमने क्या लेना? हमने तो स्पेड्स के कार्ड निकालने, स्पेड्स के 13 वैसे ही पड़े हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी। बट हम यहाँ पे फाइंड करने को क्या बोला है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड बीइंग ए स्पेड। कौन सा कार्ड गुम हुआ है? जो एक कार्ड लॉस्ट है स्पेड का, मतलब हमने E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब E2 ओवर A की प्रोबेबिलिटी बाय बेस थ्योरम। देखो फाउंड टू बी ऑल स्पेड, मतलब स्पेड का निकाल चुके हैं हम 3 पत्ते, तो ए इवेंट हो चुका है। फाइंड किसकी करनी है? स्पेड की, मतलब E2 की, तो E2 ओवर A आएगा। जो फाइंड करनी होती है वो ऊपर होता है, बस इस टाइप रखें, जो इस साइड कंडीशन मिलेगी वो उल्टा आती है। E2 की फाइंड करनी है तो E2 इंटू A ओवर E2, नीचे सभी की प्रोबेबिलिटी, वैल्यूज पुट करो, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो। देखो आपने वैल्यू पुट कर देनी है, इसके बाद ना देखो 1/4 ना सब में से कॉमन निकल आए, तो वो निकाल दो। ऊपर 1/4 पड़ा है, उसको कैंसिल आउट कर दो। आपने कभी भी ना यहाँ पे कभी कैंसिल आउट नहीं करने, जो यहाँ पे फिर हम एलसीएम लेते हैं वो इजी हो जाता है। अब इनमें क्या करेंगे? 51, 50, 49 सबका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 13, 12, 11 ये सब आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? ये पूरा का पूरा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का एज इट इज़। अब यहाँ में से देखो 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11 कॉमन निकल गया, यहाँ पे 13 रह जाएगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी 13, और अब ये पूरा का पूरा इसके साथ क्या जाएगा, तो 10/49 ये हमारी आ गई रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, और ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, 3 persons A, B and C अप्लाई फॉर अ जॉब ऑफ अ मैनेजर इन अ प्राइवेट कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के लिए 3 पर्सन ने अप्लाई किया।
चांसेस ऑफ देयर सिलेक्शन ए बी सी आर इन द रेशियो 1:2:4। अब ए के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल रेशियो कितनी है 1:4, अगर इनका सम करोगे तो हो जाएगा 7। तो फर्स्ट पर्सन कितनी आ गई 1/7, बी पर्सन की कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट होने की 2/7 और सी पर्सन की 4/7। अब आके बोल गया है द प्रोबेबिलिटीज दैट ए बी सी कैन इंट्रोड्यूस चेंज टू इम्प्रूव प्रॉफिट। अगर ए बी सी कुछ प्रॉफिट्स में चेंज लगाना चाहते हैं तो वो कंपनी की तरफ, ठीक है ना, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर वो कंपनी में प्रॉफिट में कुछ चेंज लेना चाहते हैं, इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो ए बी सी कोरस्पॉन्डिंग उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी 0.8, 0.5, 0.3। बट क्वेश्चन में कहा क्या है चेंज डज नॉट टेक प्लेस। अब हमें क्या बोला गया है कि चेंज डज नॉट टेक प्लेस में मतलब गिवन कंडीशन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्यू टू पॉइंटेड ऑफ सी। कहते हैं ये किसके कारण हुआ है, सी के कारण हुआ है। अब ध्यान से देखिए, मैंने ई इवेंट लिया है, अगर चेंज हो रहा है, अगर इंप्रूवमेंट्स हो रही है, बट हमें जो दी गई है, हमें जो इवेंट चाहिए वो डज नॉट चाहिए ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे द इवेंट व्हेन इट चेंजेस डज नॉट टेक प्लेस। अगर इवेंट में चेंज नहीं हो रहा, मतलब अगर प्रॉफिट में चेंज नहीं हो रहा इवेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, देखो ये लिखा हुआ है कि अगर ए ने चेंज ले आए तो 0.8 प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं लिखूं कि ए ने चेंज नहीं लाया, इवेंट क्या है कि चेंज नहीं लेकर आया, ये चेंज लाने की प्रोबेबिलिटी है, तो ना लाने की 1 - 0.8। तो हमने क्या किया कि अगर ए बी सी डज नॉट चेंज टेक प्लेस, देन उनकी जो गिवन प्रोबेबिलिटी थी कि अगर चेंज लेके आते तो उनको 1 - करके लिख दिया। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ सी, मतलब हमने सी ओवर ई निकालना है। जिसकी निकालनी है पहले सी इवेंट, ई ओवर सी, नीचे सबकी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज पुट कीजिए, डेसिमल हटाकर हमने क्या करना है नीचे 10 रख देना है। देखो 7 10 डिनोमिनेटर में से कॉमन निकाल दो, ऊपर आएगा 4 × 7, 1 × 2, 2 × 5, 4 × 7। हमने ये ऐसा किया, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी, नीचे डिनोमिनेटर में से कॉमन निकाल दिया, तो ये हमारा कैंसल आउट करके 7/10 0.7 आ गया। ठीक है, तो फ्रेंड जो हमारा बेस थ्योरम का टॉपिक था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर प्रोबेबिलिटी। सो आज के लिए इतने फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।